शीट नंबर 84 में ये प्रॉब्लम बहुत आती हैं पेपर में, सीधा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मार्क करने को आती हैं। तो मैं आपको प्रूफ दिखाऊंगा, लेकिन आप अपना आंसर सीधा मार्क भी कर सकते हैं। वो ये कि अगर आपके पास एक टनल है जो आपने अर्थ के अंदर से डिग कर दी और डायमीटर के अलाउंग आपने एक मास को छोड़ा, हमने किया हुआ है, वो मास नीचे नीचे आएगा, सेंटर की तरफ एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 0, और इसको क्रॉस करता हुआ नीचे चला जाएगा। फिर सेंटर ऊपर खींचेगा तो ऊपर आएगा नीचे। तो ये एसएचएम में प्रूफ करो। हमने इसको बड़े आसान तरीके से एनसीईआरटी में किया था, लेकिन मैं इसको ग्रेविटेशन की हेल्प से करना चाहूँगा। ग्रेविटेशन की हेल्प से कैसे? फोर्स से। कैसे? जब ये मास m यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है, ध्यान देखना, जब ये मास बॉल यहाँ पे आ गई तो सेंटर ऑफ अर्थ इसे अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। और मान लो ये डिस्टेंस कितना y है, सेंटर ऑफ अर्थ कितनी फोर्स से अट्रैक्ट करेगा? g बॉल का मास और सिर्फ उतनी अर्थ का मास जहां पर वो y डिस्टेंस पे है। ये हमने डिस्कस किया था। अगर आप अर्थ के अंदर चले जाते हो तो पूरी अर्थ नहीं आपको खींचेगी, तो सिर्फ इतना पोर्शन ही आपको खींचेगा जहां पर आप खड़े हुए हैं। तो यहां पर m'/y²। अब यही आपकी रिस्टोरिंग फोर्स है जिससे कि बॉल को खींचा जा रहा है। बॉल के ऊपर फोर्स लगेगी क्या? बॉल का मास इंटू बॉल की एक्सेलरेशन। तो आपके पास सॉल्व करके एक्सेलरेशन की वैल्यू आ गई। अब ये m' कैसे निकलेगा? m' निकालने का तरीका वॉल्यूम वाइज है। कैसे? टोटल मास अर्थ का कैपिटल M है, टोटल वॉल्यूम 4/3 कैपिटल R³ है, तो मास बाय वॉल्यूम इनटू जितना वॉल्यूम आप देंगे उसका मास आएगा। तो हम कितने वॉल्यूम का मास निकालना चाह रहे हैं? इतने। इसका वॉल्यूम कितना है? 4/3 इंटू y³। पुट करके आपके पास m' की वैल्यू आ गई। क्लियर है यहाँ तक? तो पूरी अर्थ का मास बाय वॉल्यूम को y वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करके m' आ गया। इस m' को उठा के यहाँ पे पुट कर दिया मैंने, ये रहा। तो मेरे पास ये टर्म आ गई, एक्सेलरेशन प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट विद नेगेटिव साइन। तो एसएचएम प्रूव हो गया। एसएचएम की इक्वेशन लिख के ओमेगा की वैल्यू आ गई √gm/r³। तो कई बार ऑब्जेक्टिव इस फॉर्म में गिवन होता है, और कभी कभी ऐसा भी गिवन होता है, ओमेगा इज इक्वल टू, ऐसा भी कर सकते हैं, कैपिटल जीएम को क्या पुट कर सकते हैं? स्मॉल g r² डिवाइडेड बाय r³। तो ये कट गया यहाँ से r³, क्या बचा? ये बच गया। तो ओमेगा इज इक्वल टू √g/r। ओमेगा इज 2π/t √g/r। तो टाइम पीरियड याद करो, हमने अपनी क्लास में ऐसे किया था r/। अब आपके ऑब्जेक्टिव के अंदर ये ऑप्शन भी आ सकता है, आपके ऑब्जेक्टिव में ये ऑप्शन भी आ सकता है, वो तो चलो आप मैच कर ही लोगे करके। क्वेश्चन ये नहीं है, ये तो ऑलरेडी हमने किया हुआ है और इससे भी आसान तरीके से किया हुआ है। क्वेश्चन ये आता है पेपर में, कॉर्ड तुमने ये जो अपने जो टनल है वो आपने कॉर्ड के लॉन्ग टिक कर दिया। अब डायमीटर नहीं है, कॉर्ड है। अब आपने बॉल को यहां छोड़ दिया। अब प्रूव करो कि ये एसएचएम है और ये इसकी मेन पोजीशन होगी बॉल की, क्योंकि बॉल को जाने का रास्ता तो यही मिलेगा। अब प्रॉब्लम ये है कि ये ऐसे जा क्यों रही है? अर्थ तो इसे ऐसे खींच रही है, तो अर्थ इस बॉल को ऐसे खींच रही है। ये अगर एंगल थीटा ये 90 डिग्री, तो 90 माइनस थीटा, तो इस फोर्स का कंपोनेंट बनेगा f' इधर, जो बॉल को सेंटर की तरफ लेके जाएगा। तो बॉल की मेन पोजीशन ये बनेगी और ये f' फोर्स इसको लेके जाएगी, और ये f' की वैल्यू क्या होगी? f इंटू कॉस ऑफ 90 माइनस थीटा, और रिस्टोरिंग फोर्स है इसके साइन क्या आएगा? नेगेटिव। तो माइनस f ऑफ कॉस ऑफ 90 माइनस थीटा। क्या स्टेप यहां तक क्लियर है? तो इसके अंदर f कॉस ऑफ 90 माइनस थीटा तो साइन थीटा है, और f की वैल्यू ऊपर अभी हमने निकाली थी, कितनी? ये दी। इसी को उठा के मैंने यहां पे पुट कर दिया, ये रहा। और साइन थीटा की वैल्यू, मान लो यहां से यहां की कोई भी डिस्प्लेसमेंट x है और ये डिस्टेंस मान लो y है, क्योंकि अर्थ से ये r थोड़ी, नहीं तो y डिस्टेंस पे काम हो रहा है। तो यहां से साइन ऑफ थीटा, यहां से कॉस, अगर कॉस ऑफ 90 माइनस थीटा निकालें तो क्या बनेगा? x/y। इस ट्राइंगल में, राइट एंगल ट्राइंगल में, अगर मैं बोलूं तो कि कॉस ऑफ 90 माइनस थीटा निकालो तो क्या आंसर आएगा? x/y। कॉस ऑफ 90 माइनस थीटा क्या होता है? साइन थीटा क्या आएगा? x/y। तो चेक करो, साइन थीटा की जगह क्या पुट कर दिया? x/y। तो ये वैल्यू पुट कर दी। m' की वैल्यू जो ऊपर निकाली थी सेम, अभी वही सेम स्टेप रिपीट कर रहा हूं, सेम टू सेम m' को फिर पुट कर दिया। सॉल्व करके आपके पास ये आंसर आया। एसएचएम के साथ कंपेयर करके ओमेगा सेम आया। तो ये डेरिवेशन करने की जरूरत ही नहीं है, नोट करें। ये जब जो आपकी टनल है डायमीटर के अलोंग है तो भी सेम आंसर है, और अगर कॉर्ड के अलोंग है तो भी सेम आंसर है, दोनों में कोई अंतर नहीं। तो इसलिए पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है।
अगर कॉर्ड में कर देंगे तो टाइम पीरियड क्या होगा, तो तुम डायमीटर वाला जो है सॉल्यूशन आप देख लें, उसका फाइनल आंसर आपको याद हो गया 2π√r/g। आंसर इसके अंदर भी एग्जैक्टली सेम कोई चेंज नहीं है, ठीक। तो सीधा ऑब्जेक्टिव मार्क करने को आएगा, तो ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन बहुत आते हैं, बहुत, मतलब इसको तो सॉल्व करने का ट्रिक ही है कि मैं बता रहा हूँ आपको, इसको सीख लें। और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कहूँगा मैं, वो क्या कि आपको पोटेंशियल एनर्जी दे रहा है U0 1 माइनस कॉस ऑफ Cx। अब जानबूझ के वो इसको ना Cx देगा। अब ये ऐसी क्या जानबूझ की बात है, कंफ्यूजन क्रिएट करने के लिए तुम ब्रैकेट और C को कट कर दो। चेक करो, कांस्टेंट तो K भी दे सकता था, लेकिन देखो ना ब्रैकेट। अब कैसे, क्योंकि कैलकुलस यूज करवाएगा, C C C C जैसे लगने स्टार्ट हो जाएंगे। देखो कैसे, तो ध्यान करना, इसमें C कांस्टेंट है, राइट। तो पोटेंशियल एनर्जी दे रहा है, कह रहा है टाइम पीरियड बोलो क्या होगा। याद रखना, वर्क एनर्जी पार पे चलो वापस। अगर आपको पोटेंशियल एनर्जी गिवन है और आपको फोर्स निकालनी है, तो F इज टू माइनस du/dx का फॉर्मूला लगा लें। F की वैल्यू क्या है, m है, U की वैल्यू को पुट कर दे। कभी भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए x के साथ पोटेंशियल एनर्जी का, आपको डिफरेंशिएट करके F निकाल लें, और जो F आएगी ऑटोमेटिकली वो रिस्टोरिंग फोर्स की होगी। तो ये देखो, इसको डिफरेंशिएट करो, U0 बाहर आ गया, d/dx 1 की डिफरेंशिएशन और cos ऑफ Cx की डिफरेंशिएशन। तो नेक्स्ट स्टेप है, इसकी डिफरेंशिएशन 0, cos ऑफ Cx की डिफरेंशिएशन क्या होगी, माइनस साइन ऑफ Cx इंटू d/dx ऑफ Cx। तो इसमें से C कांस्टेंट आ गया, dx/dx1 माइनस 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 विल गिव माइनस, और C को मैं आगे ले आया, ma इज इक्वल टू माइनस u0c साइन ऑफ Cx। एंगल क्योंकि छोटे हैं, और वैसे भी एक्सीलरेशन मास को यहां ले आओ, एंगल क्योंकि छोटे होते हैं तो मैंने सिखाया था साइन ऑफ Cx को सिंपली क्या रिप्लेस कर दिया, Cx। तो यहां से मल्टीप्लाई करके एक्सीलरेशन प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट विद नेगेटिव साइन, SHM आ गया। SHM की इक्वेशन को लिखें, ओमेगा के साथ कंपेयर करें, ओमेगा 2π/t करके टाइम पीरियड का ऑप्शन मार्क करें। कभी भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए, आने का चांस नॉन मेडिकल वालों को ज्यादा है, क्योंकि कैलकुलस बेस्ड है, मेडिकल में थोड़ा सा कम है, पर नॉन मेडिकल वालों को कैलकुलस मैथ्स के टीचर सिखाई देंगे, और इतना तो हमें आता भी है। तो टेक्निक सीखो कि कैसे पोटेंशियल एनर्जी से रिस्टोरिंग फोर्स को कैलकुलेट करना है, ठीक। ये क्वेश्चन किया भी था, फिर से कर रहे हैं। एक रॉड है जिसकी लेंथ L है और 2 स्प्रिंग है और ये इक्विलिब्रियम है। तुम गए, तुमने इसको हल्का सा हिला दिया, कुछ इस तरीके से रोटेट कर दिया, हल्का सा कुछ ऐसे, और छोड़ दिया। अब ये ऊपर नीचे ऑसिलेट करेगा। प्रूव करो ये SHM में, इसका टाइम पीरियड निकालो। तो जब ये हल्का सा ऊपर गया तो ये y एक्सपैंड हो गया स्प्रिंग, इधर से ये y एक्सपैंड हो गया स्प्रिंग, और सेंटर ऑफ मास से इसकी लेंथ L/2 और आपने इसको थीटा एंगल घुमा दिया। जब रिलीज करेंगे तो ये एंगुलर SHM में होगा, क्योंकि रोटेशनल मोशन का पार्ट है। ये लीनियर SHM या एंगुलर SHM है। एंगुलर SHM में क्या ढूंढना होता है, रिस्टोरिंग टॉर्क। तो इसमें रिस्टोरिंग टॉर्क क्या होगी, ये फोर्स इसको वापस लेके आ रही है, ये इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन है, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस टॉर्क है, इसका भी फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस टॉर्क है। तो नेट टॉर्क क्या आएगा, रिस्टोरिंग माइनस फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो ये वैल्यू आ गई, डबल हो गई। और टॉर्क होता क्या है, आई अल्फा, क्योंकि रॉड का एक्सिस सेंटर से पास कर रहा है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू क्या होगी, ml²/12। तो यहां से ml²/12 पुट कर दिया। अब इसमें क्या करना है, इसमें tan थीटा y/L/2 मीन्स ओके, ये एंगल जब छोटे होते हैं तो tan थीटा भी थीटा होता है, sin थीटा भी थीटा ही होता है। तो एंगल जब छोटे हैं, क्योंकि tan 0 भी 0 होता है, sin 0 भी 0 होता है। तो आप यहाँ से थीटा की वैल्यू अप्रॉक्सीमेटली y/L/2 निकाल लें, y की वैल्यू थीटा इंटू L/2 निकाल लें, और y की जगह वैल्यू रिप्लेस कर दें थीटा इंटू L/2। सब कुछ कैंसिल करके ये टर्म निकाल लें, अल्फा प्रोपोर्शनल टू थीटा विद नेगेटिव साइन, तो एंगुलर SHM है। एंगुलर SHM की इक्वेशन लिखें, कंपेयर करें, ओमेगा की वैल्यू आ गई, ओमेगा 2π/t है, टाइम पीरियड की वैल्यू मार्क कर लेना। तो इस टाइप की प्रॉब्लम सेकेंड लेवल की प्रॉब्लम है, जो कि फर्स्ट लेवल की हम कर ही रहे थे, पर ये SHM में जो प्रूव करना होता है वो थोड़ा सा ज़्यादा ट्रिकी माना जाता है, क्योंकि आपको नया केस दे रहा है टू प्रूव अ बॉडी इज इन SHM। तो आपको रिस्टोरिंग फोर्स या रिस्टोरिंग टॉर्क निकालने हैं।
जैसे मेंस वालों ने कॉन्टिन्यूसली 2 साल ये पेपर में डाला, इसको एक बार देखते हैं दोनों एग्जाम्पल्स को। ये अभी आने वाला है आपके एग्जाम, अभी PYQ के अंदर भी आएगा, तो इसमें कर लो उसमें कर लो, बात तो एक ही है। देखो क्वेश्चन है आपके सामने, वो कहेगा एक ना सिलेंडर है, थर्मो को यूज करके एसएचएम बना रहा है, थर्मोडायनेमिक्स, क्या कमाल की चीज है। देखो एक पिस्टन लिया, सिलेंडर लिया, अंदर गैस करती, वो कहेगा P0 V0 प्रेशर और वॉल्यूम है गैस का, और वेट पिस्टन का mg है, और बाहर से एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, और ये रेस्ट पे पड़ा हुआ है। तुम गए, तुमने इसको ना दबा दिया, दबा के छोड़ दिया, अब गैस इसे ऊपर फेंकेगी, अब ये यहां पे आके थोड़ा सा ऊपर चला जाएगा, फिर नीचे अपने वेट से गिरेगा, और ये इस मीन पोजीशन को मानते हुए किससे मूव करेगा, इन एसएचएम। तो प्रूव करो ये एसएचएम में, और उसका टाइम पीरियड की वैल्यू ऑब्जेक्टिव में मार्क करो, और जो तुमने गैस को कंप्रेस किया था वो पेपर में गिवन है, वो आइसोथर्मल कंडीशन पे किया। ये क्वेश्चन है, तो आपने जो गैस को कंप्रेस किया वो आइसोथर्मल, क्योंकि कंप्रेशन है ना, तो एडियाबैटिक भी हो सकता है, आइसोथर्मल भी हो सकता है, दोनों क्वेश्चन मेन में आए हुए हैं। तो आइसोथर्मल का पहले केस करते हैं, फिर एडियाबैटिक का करते हैं। रूल ये है कि सबसे पहले तो रेस्ट पे पड़ा हुआ है, हमने इसको टच भी नहीं किया, इक्विलिब्रियम है, इक्विलिब्रियम है, और क्योंकि आइसोथर्मल है तो आइसोथर्मल की इक्वेशन में क्या होगा, जब पहले ये P0 V0 है, अब इसका प्रेशर कंप्रेस करने में P और V हो जाएगा, तो P0 V0 इज इक्वल टू P इंटू V। क्या ये पॉइंट क्लियर है? दूसरा, आपके पास जो पहला केस है, प्रेशर इंटू एरिया, फोर्स है, एरिया ऑफ पिस्टन मान लो A है, तो ऊपर से क्या फोर्स लग रही है, प्रेशर इंटू एरिया, और एक फोर्स क्या लग रहा है, mg, तो नीचे की फोर्स क्या लग रही है, प्रेशर इंटू एरिया प्लस mg, और ऊपर की तरफ क्या फोर्स लग रही है, गैस का प्रेशर P0 इस पिस्टन को नीचे आने से रोक रहा है, बैलेंस कर रहा है, तो P0 इंटू एरिया ऊपर का फोर्स की वैल्यू है। इक्विलिब्रियम है तो नीचे की फोर्सेज मस्ट बी इक्वल टू ऊपर की फोर्सेज, इक्वेशन नंबर 2 क्लियर है यहां तक। तो एक आइसोथर्मल की इक्वेशन है और एक नेट फोर्स की इक्वेशन है, राइट। अब क्या करेंगे, अब आपने इसको दबा दिया, जब आपने इसको दबा दिया, पिस्टन उठा के बाहर फेंका इसने, गैस ने, तो ऊपर की फोर्स, इसका मतलब बड़ी है, मींस ऊपर जाने, कौन लगा रहा है ऊपर की फोर्स, P, तो P इंटू एरिया नई फोर्स है, P इंटू एरिया नई फोर्स है, और ऊपर नीचे की तरफ कौन कौन सी फोर्सेस लग रही हैं, mg भी लग रहा है और P एटमोस्फेयर भी लग रहा है, तो नीचे की तरफ फोर्सेस P एटमोस्फेयर इंटू एरिया चेक करो, ये रहा, प्लस mg, ऐसे। और मैंने, क्योंकि नेट फोर्स इसमें जीरो नहीं है, ऊपर उठाने की फोर्स ज्यादा है, तो ऊपर उठाने की ये फोर्स है, निचली ये फोर्सेस हैं, तो ऊपर की फोर्स बड़ी है नीचे से, और इनका जो नेट फोर्स होगा वही एक्ट करेगा रिस्टोरिंग फोर्स। ठीक है यहां तक। तो जब तक वो रेस्ट पे है तो ये फोर्सेस बराबर है, जब ये रेस्ट पे नहीं है, ऊपर उठाने की फोर्स नीचे की फोर्सेस से बड़ी है। तो आपके पास क्या इक्वेशन आ गई, ये इक्वेशन आ गई, माइनस साइन को इससे मल्टीप्लाई करो तो अंदर जाके तो ये टर्म आगे हो जाएगी, ये टर्म पीछे हो जाएगी, तो ये रही आपकी नेक्स्ट इक्वेशन। ये देखो, ये टर्म आगे और ये टर्म पीछे, ठीक हो गया। अब ये पूरी की पूरी जरा इस बॉक्स में टर्म देखना, पूरी की पूरी टर्म किसके इक्वल है, P0 A, तो ये आपने पुट कर दिया P0 A, तो MA क्या आ गया, A कॉमन आ गया, P0 माइनस P के इक्वल आ गया, इसको यहीं रोक लो। आइसोथर्मल की कंडीशन क्या लिखी थी, P0 V0 PV, वॉल्यूम नया कितना हो गया, देखो क्योंकि ये पिस्टन कितना नीचे किया गया था, x, तो कंप्रेशन कितना था, एरिया इंटू x, तो नया वॉल्यूम क्या बना, नया वॉल्यूम बना, पहले वॉल्यूम V0 था, अब a इंटू एक्स घट गया वॉल्यूम, तो नया वॉल्यूम क्या बना, V0 माइनस ax। इन्हें इक्वेट कर लो, तो यहां से V0 कॉमन निकाल लो, तो ये 1 हो गया, और ये ax बाई V0 हो गया, तो इसके अंदर V0 से V0 कैंसिल, तो यहां से क्या आ गया, ये टर्म आ गई, इस टर्म में नया प्रेशर आ गया, ये नया प्रेशर आ गया, इसको ऊपर ले जाओ, रेज टू पावर -1, बाइनोमियल लगाओ, -1 को सॉल्व करने के लिए माइनस माइनस प्लस, तो ये नया प्रेशर की वैल्यू आ गई। अब तुम्हें पता है कि तुम MA की इक्वेशन ये निकाल चुके हो, P की वैल्यू तुम निकाल चुके हो, ये देखो ये P की वैल्यू आई, इस P की वैल्यू को यहां पे पुट कर दो, यहां पे पुट कर दो, तो ये वैल्यू पुट हो गई। यहां से एरिया तो चलो कॉमन आएगा ही आएगा, और यहां से P0 भी बाहर निकाल लो, जैसे कर लो, इसे मल्टीप्लाई करो, A P0, A को दोनों से मल्टीप्लाई करके टर्म आ गई, इसे ओपन कर दो ब्रैकेट को, A P0 कैंसिल हो गया,
तो फाइनली तुम्हें कुछ दिखना स्टार्ट हुआ, एक्सेलरेशन प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट विद नेगेटिव साइन, और इसको एसएचएम की इक्वेशन से जब कंपेयर किया गया, ओमेगा की वैल्यू आई, ओमेगा 2π/t से टाइम पीरियड का ये ऑप्शन मार्क कर लेना पेपर में। फॉर्मूला याद कर लो, क्या ही करोगे, फॉर्मूला याद कर लो, 2π√m v0/a²p0। ठीक है, तो जब ये py/q में आएगा तो बस अब मैं करवाऊंगा नहीं, हो गया, डन हो गया। ठीक है, मेंस के अंदर आएगा ये। 2018-19 की बात हो रही है, ये मैं बता रहा हूँ आपको, ये लेवल चल रहा था, अच्छा लेवल है। ठीक है, तो क्लियर है यहाँ तक। और सुनो, 18 में तो आया या 19 में फिर आ गया, इस बार प्रोसेस क्या कर दिया, एडियाबैटिक। सारी कहानी फिर रिपीट, सब कुछ सारी इक्वेशन सेम एक्सेप्ट एक इक्वेशन, आइसोथर्मल में पी नॉट वी नॉट की जगह पी नॉट वी नॉट रेज टू पावर गामा इज इक्वल टू पी वी रेज टू पावर गामा, बाकी सब कुछ सेम, सेम इक्वेशन। इस इक्वेशन में वॉल्यूम को फिर क्या पुट करेंगे, वी नॉट माइनस ए एक्स, जैसे भी किया था, वी नॉट रेज टू पावर गामा बाहर आ गया तो ये 1 बन गया और ये वी नॉट से डिवाइड हो गया, यहां से कैंसिल करके पी की वैल्यू आ गई, इस फिर न्यूमिनेटर को ऊपर ले गए। बस फर्क यह है कि आइसोथर्मल में ये -1 चल रहा था, एडियाबैटिक में माइनस गामा चल रहा है, बाइनोमियल लगा के ये टर्म आ गई। फिर वही सेम इक्वेशन में प्रेशर की वैल्यू को पुट कर दिया, ओपन करके आंसर आ गया, आंसर करके पता ही था आंसर क्या आना है, जो लास्ट ईयर आइसोथर्मल में आया उसको पी को मल्टीप्लाई कर देना है विद गामा। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है, तुम आइसोथर्मल का अगर फॉर्मूला तुम्हें पता है तो तुम एडियाबैटिक में अपने रिजल्ट को किससे मल्टीप्लाई कर दोगे, गामा टाइम्स, आंसर वही है, बस गामा टाइम्स हो गया। ठीक है, तो इसको ना हाईलाइट कर लो, एक बार आंसर देख लो, कल को अगर मिलता जुलता क्वेश्चन आ जाए तो ये तुम्हें पता हो कि कुछ ऐसा आंसर मार्क करना है, नहीं तो फिर तो करते रहना बैठ के, और क्या करोगे। ठीक, तो अभी जो मैंने असाइनमेंट ओपन की थी ना, इस असाइनमेंट में 68 में क्वेश्चन नंबर 1 हमने ऑलरेडी किया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 2 भी हमने किया हुआ है, जिसपे डन लिखा हुआ है, सारे किए हुए हैं। ये मैंने आपको पेंडुलम वाला एंगुलर एसएचएम का एग्जांपल दिया था बुकलेट में से, ये क्वेश्चन दिया था, रिड्यूस्ड मास वाला सेम क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन मैंने स्प्रिंग वाला करवा दिया था, 3 स्प्रिंग लगे हुए हैं, रेस्टोरिंग फोर्सेस निकलती थी। ये क्वेश्चन हो गया हमारा, फ्रिक्शन वाला था। ये अभी करना है मैंने, 2 मिनट रुको, आप अभी ये वाला क्वेश्चन करो, ये वाला, ये भी हुआ होगा अगर लिखा हुआ है तो, ये क्वेश्चन करो। और हमने 10th क्वेश्चन भी अभी कर लिया, ये वाला देखो, एनर्जी वाला, डिफरेंशिएट करके आंसर निकालना है जिसमें। Oscillate in simple harmonic motion with same amplitude, same frequency, same mean position, same straight line. When they cross each other, they are moving in opposite direction with the displacement 1/√2 times amplitude, y is equal to 1/√2 times amplitude. फेज डिफरेंस इनके बीच में क्या है? देखो, पहली चीज तो ये कि जब मैं बात करता हूँ y इज इक्वल टू कितना, a/√2, तो ठीक है, मैंने पुट किया y इज इक्वल टू a/√2, तो मेरे पास आंसर क्या आया, a/√2 में 1/√2 आ गया। ठीक, ये करने की जरूरत नहीं है, ये करने की जरूरत नहीं है, छोड़ दो इसे, पहले इसी को देखो। तो ये आंसर आ गया 45 डिग्री के हिसाब से, 1/√2 के हिसाब से, π/4 के हिसाब से, ये फेज कितना आ गया, π/4 आ गया। अब मैथ वाले ये चीज जानते हैं, ऐसा 2 बार हो सकता है। कैसे? क्योंकि जब आपकी ये मीन पोजीशन है, मीन पोजीशन आप क्या कह रहे हो, y इज इक्वल टू a/√2, ये तो राइट पे भी हो सकता है और ये वाली टर्म तो
लेफ्ट में भी हो सकती है। ये तो राइट और लेफ्ट दो पोजीशंस है ना। अब दो पोजीशन से फर्क क्या पड़ा? फर्क पड़ा क्योंकि अगर आप अपनी कहानी यहां से सुना रहे हो फिर तो आप सर्कुलर मोशन में पहले क्वाड्रेंट में घूम रहे हो, तो आपका जो फेज होगा वो ऐसा कुछ बनेगा, राइट। और अगर आप यहां पे हो इसका मतलब आप एक दो थर्ड क्वाड्रेंट में हो, क्योंकि आप लेफ्ट की तरफ जा रहे हो, तो इसका मतलब आप कहीं यहां हो सकते हो, ठीक है ना। तो ये तो डिपेंड करता है कि आपके दो केस पॉसिबल हैं, आपको दोनों केसेस लेने पड़ेंगे, तभी तो आपसे क्या पूछ रहा है, फाइंड फेज डिफरेंस। अब यहाँ पे या यहाँ पे हो सकते हो, यहाँ पे क्यों? क्योंकि ये लेफ्ट वाला क्वाड्रेंट है, तो यहाँ नहीं थर्ड नहीं सेकंड पे होंगे मेरे को लगता है, थर्ड नहीं सेकंड होगा, क्योंकि आप लेफ्ट की तरफ जा रहे हो, तो घूम के नहीं आ रहे हो, लेफ्ट की तरफ जा रहे हो, ठीक है। तो अब इस केस में मैथ्स ये कह रहा है कि a बाई रूट टू की वैल्यू, एक बार a बाई रूट टू पुट कर दो, एक बार माइनस a बाई रूट टू पुट कर दो, ठीक है। तो मुझे ये बताओ कि जब साइन लेते हैं, साइन ऑफ 3π/4 क्या होता है मैथ्स में? 1/√2, 1/√2 पाई माइनस π/4, तो 1/√2, यानी कि दो एंगल्स ऐसे हो सकते हैं। इसका मतलब दो एंगल, इसको रहने दो, ये तो बस फाइव से दिखा रहा है कि इनमें जरूर फेज डिफरेंस होगा। तो इससे दो इक्वेशन बना लिया अपने मन में, उसने मान लिया कि मान लो फेज डिफरेंस फाइव है, तो उसने ये मान लिया कि अगर मान लो फेज डिफरेंस ओमेगा टी है तो आंसर कितना आ रहा है π/4, और अगर इनके बीच में फेज डिफरेंस फाइव है, ओमेगा टी में ज्यादा एंगल फाइव है, इसे ज्यादा एंगल कवर किया, तो ये एंगल कितना हो सकता है? मैं π/4 नहीं बोल सकता, π/4 में तो ऑलरेडी ऑक्यूपाई हो चुका है एक एंगल, तो दूसरा एंगल क्या होगा? 3π/4। हमने क्या निकालना है? फेज का डिफरेंस, और फेज का डिफरेंस क्या निकलेगा? π/2। तो एक देखो दो एंगल सेम नहीं हो सकते ना, अगर वो किसी और क्वाड्रेंट में घूम रहा है तो कोई और एंगल बोलना पड़ेगा। तो एक एंगल अगर आपका जो है π/4 है और दूसरा 3π/4 है, और दोनों के बीच फेज डिफरेंस ये होगा, इनके बीच में टोटल एंगल का डिफरेंस इज फेज डिफरेंस। तो ऐसा कुछ है, तो आपको दो केसेस लेने पड़ते हैं ऐसे केस में। मेडिकल वालों को थोड़े ऐसे क्वेश्चन नहीं आते दो एंगल्स, क्योंकि वो क्वाड्रेंट्स का चक्कर पड़ा रहता है, पर नॉन मेडिकल में तो आते हैं। तो वो नॉर्मली फेज डिफरेंस पूछ लेता है, तो आपको दो केस इमेजिन करने पड़ते हैं, एक राइट की तरफ और एक लेफ्ट की तरफ, फिर उनके बीच में एंगल्स का डिफरेंस निकलेगा तो आंसर आएगा। ये हमने कर लिया। देखो ये स्प्रिंग वाला क्वेश्चन किया तो है, लेकिन ये क्वेश्चन नया बना दिया इसने। उसमें 3 स्प्रिंग थे, इसमें 2 स्प्रिंग है। अब आपको इस चीज का आइडिया तो है। अब ये सीरीज पैरेलल में अगर नहीं है तो आपको इसमें रिस्टोरिंग फोर्सेस ढूंढनी पड़ती हैं। तो क्या करोगे इसमें? ये देखो, वो कह रहे हैं कि अ रिंग ऑफ मास m कैन स्लाइड फ्रीली ऑन अ वर्टिकल रॉड। ये रिंग देख रहे हो, ऊपर नीचे आराम से मूव कर सकती है। वो कह रहे हैं इसको स्प्रिंग के साथ हमने बांध दिया और फिर क्या किया, इसको नीचे लेकर छोड़ दिया। अब क्या करेगी? ऊपर नीचे मूव करेगी। वो जाओ ना, मतलब बच्चे लेते भी हैं झूला ऐसा, बच्चे को बेल्ट से टांग देते हैं, 2 स्प्रिंग होते हैं, वो उछलता जाता है। वही बंजी जंपिंग तो बड़ी चीज़ होगी थोड़ा, वो अब समझ लो मैं क्या कह रहा हूँ। स्प्रिंग से टांग देते हैं और वो ऊपर नीचे, वो यही तो है, वही तो बच्चा है जो ऊपर नीचे जाएगा अभी। तो ये ऊपर नीचे जा रहे हैं। अब वो कह रहे हैं कि इसका टाइम पीरियड क्या होगा और एंगल थीटा गिवन है। देखो आपको रिस्टोरिंग फोर्सेस ढूंढनी है। अगर मान लो 1 मिनट के लिए यहाँ पर फोर्स F और F लग रही है, बराबर फोर्स लगेगी, जितनी भी लगेगी बराबर फोर्स लगेगी। अब अगर आपने इसको y खींचा, तो हमने डिस्कस किया हुआ था कि इसकी जो डिस्प्लेसमेंट है, ये y खींचा, इसकी डिस्प्लेसमेंट टेढ़ी होगी, देख लो ऐसे होगी, तो ऐसे कितनी होगी? ये ज्योमेट्री लगाओ इसमें, अगर ये थीटा 90 तो 90 माइनस थीटा, और अगर ये 90 माइनस थीटा एंगल दिख रहा है आपको, ये वाला, ये लाइन खींच दो ऐसे, तो ये एंगल भी कितना होगा? 90 माइनस थीटा। तो सही बनाया, 90 माइनस थीटा। ये थीटा है, ये 90 है, ये राइट एंगल ट्राइंगल है, तो 90 माइनस थीटा। तो मेरी यहां की डिस्प्लेसमेंट ऐसी होगी, ऐसी होने का मतलब ये एंगल 90 माइनस थीटा लेना पड़ेगा, वर्टिकली ऑपोजिट, और यही तो बनाया मैंने, देखो 90 माइनस थीटा, ये 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा। कैसे? ये थीटा, ये 90, तो ये 90 माइनस थीटा, तो ये थीटा। कर रहा हूं, बना रहा हूं, 1 मिनट दो। पहले ये ऐसे बनेगा। देखो आपने रिंग को खींचना है,
ये तो पहली दीवार पे टंगे हुए हैं, ये नहीं मूव करने वाले। आप जो इसे खींचोगे ये नीचे आएगा, ये देखो इधर डायग्राम देखो, ये वेक्टर नीचे आएगा, ये स्प्रिंग जो है थोड़ा लंबा हो जाएगा, जैसे ये नीचे ऐसे लंबा हो जाएगा, तो इसकी जो डिस्प्लेसमेंट है उसका कंपोनेंट यहाँ लेना पड़ेगा आपको। वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर टेढ़ा नहीं हो सकता ना। वेक्टर तो बेसिकली जो ये लंबा हुआ वो ऐसे को एडजस्ट करेगा। ठीक है चलो इसको छोड़ दो, इधर देखते हैं। चलो ये वाई है, छोड़ दो, वाई है, ये बना लिया 90 माइनस थीटा, तो ये डिस्प्लेसमेंट क्या होगी y इंटू कॉस ऑफ 90 माइनस थीटा। अब ठीक है, ये तो ठीक है। ये रही ये ऐसे स्प्रिंग और ये लाइन ये हाँ हाँ है हाँ होएगी ना, क्योंकि 90 माइनस थीटा का ये एंगल 90 माइनस थीटा हो गया। अच्छा चलो हो या ना हो, एक मिनट के लिए चलो मैं डिस्कस ही नहीं करता, मैं सिर्फ ये बोल रहा हूँ वैसे तो होएगी, क्योंकि 90 माइनस थीटा का थीटा तभी एडजस्ट होएगा ना एंगल। तो नहीं, अच्छा ज्योमेट्री बनाओ तो मैं एक मिनट ये समझा देता हूँ, क्लोज करता हूँ इसे। ये मैंने कहा थीटा, ये थीटा ऑल्टरनेट है, तो ये 90 माइनस थीटा है ना, तो ऐसी ये भी 90 माइनस थीटा, तो मैंने ये 90 माइनस थीटा लिया, y का कंपोनेंट बनाया। अगर ये एंगल 90 माइनस थीटा है तो y का कंपोनेंट आएगा y ऑफ कॉस ऑफ 90 माइनस थीटा। तो यानी कि ये जो स्प्रिंग देख रहे हो इसकी डिस्प्लेसमेंट y ऑफ 90 माइनस थीटा, यानी y कॉस थीटा हो जाएगी, इसकी भी y कॉस थीटा हो जाएगी। तो रिस्टोरिंग फोर्स क्या निकलेगी, इस और इस स्प्रिंग की k टाइम्स। अब याद करो हमने 3 स्प्रिंग का केस किया, तो ये 2 स्प्रिंग का केस है, क्योंकि यहां पर डिस्प्लेसमेंट तो है ही है, फोर्सेस के भी कंपोनेंट बनेंगे, क्योंकि रिस्टोरिंग फोर्स इनकी इस तरफ बनेगी जो स्प्रिंग को वापस लेके आएगी, और इसका एक कंपोनेंट यहां बनेगा। कंपोनेंट कैसे बनेगा, f इंटू कॉस ऑफ 90 माइनस थीटा ऊपर की तरफ, और f कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है, f साइन थीटा, इसका भी f साइन थीटा। तो रिस्टोरिंग फोर्स बनेगी f इज रिस्टोरिंग फोर्स इज माइनस f साइन थीटा प्लस f साइन थीटा, ये बनेगी, क्योंकि इस फोर्स का कंपोनेंट इस फोर्स का कंपोनेंट। अब f की वैल्यू k टाइम डिस्प्लेसमेंट, और डिस्प्लेसमेंट में कैलकुलेट कर चुका हूं y साइन थीटा, डिस्प्लेसमेंट यहां पर k टाइम y साइन थीटा, इन्हें मैंने मल्टीप्लाई कर लिया, f को m में पुट कर लिया, तो इसे कंपेयर कर लिया, कंपेयर करके मैंने ओमेगा निकाल लिया, और क्योंकि मेरे ख्याल से ऑप्शन साइन स्क्वायर की फॉर्म में यहाँ से ऑप्शन मार्क कर लिया।